मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का इंडियन फॉरेन पॉलिसी से क्या रिलेशन है, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, अलग अलग नामों से इनको हम जान सकते हैं। तो ये आज ग्लोबलाइजेशन के एरा में इनकी भूमिका सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही नहीं बल्कि कई बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी किसी देश में इनका देखने को मिल जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बजट जो है वो किसी एक देश की जीडीपी से भी ज़्यादा होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन काम करते हैं, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी है क्या। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है एमएनसी है, एक कंपनी होती है जिसका बिजनेस जो है कम से कम एक से ज़्यादा देशों में होता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक देशों में जिसका बिजनेस होता है उसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। एक और भी डेफिनेशन जब इसकी की जाती है तो एक और भी कंडीशन कई बार जोड़ी जाती है, वो ये जोड़ी जाती है कि कम से कम 25% ऑफ इट्स रेवेन्यू आउटसाइड होम कंट्री। इसकी जो रेवेन्यू है उसका कम से कम 1/4 जो है वो अदर कंट्री से एज ए रेवेन्यू इसके पास आना चाहिए। जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और फैसिलिटीज जो होती हैं वो अलग अलग देशों में होती हैं और जनरली इसका सेंट्रली हेडक्वार्टर होता है। ये हम इसके टाइप्स में भी देखेंगे, कुछ डिसेंट्रलाइज एमएनसी भी होती हैं और कुछ सेंट्रलाइज भी होती है, लेकिन ज़्यादातर सेंट्रलाइज होती हैं जो एक कंट्री में एक कंट्री में जहाँ से वो शुरुआत होती है जनरली वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होता है और बाकी जो भी ऑफिस, जो भी ब्रांचेज या फ्रेंचाइज जो भी होती है उनको ये रेगुलेट करती है और कोऑर्डिनेट करती है, ग्लोबल मैनेजमेंट बनाती है। इनको इंटरनेशनल, स्टेटलेस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस कई नामों से इनको जानते हैं लेकिन मीनिंग वही रहता है। और ये जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनी एमएनसीज का बजट कुछ छोटे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा होता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाती हैं, ऑफिस खोलती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं तो वहाँ पर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो उस देश की इकोनॉमी में फ़ायदेमंद भी होता है। आजकल ग्रोथ के लिए डेवलपिंग कंट्री एफडीआई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है और उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने का प्रयास भी करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी ये एफर्ट्स किया जाता है कि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आए। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं डेवलप्ड नेशन में बेस्ड। अमेरिकन एमएनसीज का वर्चस्व पहले से ही रहा है, अब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब और देशों के एमएनसी जैसे इंडिया की एमएनसी, इंडिया से भी जो है जैसे अंबानी ग्रुप के या फिर वीडियोकॉन की, कई महिंद्रा ग्रुप की, जिनकी एमएनसी हैं जो कई देशों में बिजनेस करती हैं, चाइना की भी, जापान की भी और देशों की भी मल्टीनेशनल कंपनीज अब कॉरपोरेशन बन गए हैं। एडवोकेट्स अब कुछ कहते हैं कि एमएनसी फ़ायदेमंद है, कुछ कहते हैं कि ये नुकसानदायक है। तो दोनों पहलू हैं इसके, कुछ जिस देश में ये काम करती है या जिस देश की ये है, दोनों के लिए फ़ायदे और नुकसान रहते हैं। जो इसके एडवोकेट, जो इसके समर्थक, वो कहते हैं कि इससे हाई पेइंग जॉब क्रिएट होती हैं, टेक्निकली एडवांस्ड गुड्स प्रोडक्ट होती हैं जो नहीं हो पाती, जो उन देशों में, जिन देशों में टेक्नोलॉजी की कमी है या जिन देशों में रिसोर्सेज की कमी है, तो जो अच्छे प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बेहतर होने की वजह से वो उन देशों में अच्छे प्रोडक्ट और हाई पेइंग जॉब क्रिएट करती है जिस देश में वो अपनी ब्रांच खोलते हैं, जिस देश में वो अपना ट्रेड करती है, बिजनेस करती है। लेकिन उसके विरोधी ये भी कहते हैं कि इससे जो है अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी डालती हैं उन देशों में या उन देशों के पॉलिटिकल लीडर्स पर या गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर इन्फ्लुएंस डाल के दबाव या लालच देकर जो है अपने हित में फैसले करवाती है, सरकार के फैसलों में अपने हित में उनको करवा लेती है।
क्योंकि जहाँ पर इकोनॉमिक पावर आ जाती है तो फिर वो पॉलिटिकल पावर को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। अगर हम इतिहास में देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए आई थी। इसी तरह एमएनसी मान सकते हो जो पहली एमएनसी थी तो इसी तरह से आई थी, लेकिन धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उसने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी शुरू कर दिया था। तो इसी तरह आज भी माना जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस करती हैं और अपने देश में उसका अपने देश में भी नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे देश में जब वो एंटरप्राइज अपनी एस्टेब्लिश करती हैं तो निश्चित रूप से जॉब उसी देश के लोगों को मिलेंगी और इससे जो अपने देश में लोगों के जॉब है वो कम हो जाती हैं। तो एक ये डेवलप्ड कंट्री या जहाँ की ओपन कंपनी है उसके देश के लोग भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हमारी जॉब छीन के दूसरे लोगों को दे दी है। यदि हम हिस्ट्री देखें एमएनसी की तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है कॉलोनियलिज्म से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। जब से कॉलोनियलिज्म की शुरुआत मल्टीनेशनल कंपनी से भी मान सकते हैं कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देशों में ट्रेड करने के लिए कि व्यापार करने के लिए कि या वहाँ पर अपनी इन्होंने ऑफिसेज बनाने शुरू की तो धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इन्होंने फिर सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमिक एक्टिविटी तक ही ये अपने आप को लिमिट नहीं रखा, बल्कि इन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर भी एस्टैब्लिश कर लिया था। बहुत सारी फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनीज कमीशन एट द बिहेस्ट ऑफ यूरोपियन मोनार्क, जो उस टाइम पे मोनार्क थे उन्होंने खुद इनको प्रमोट किया था, भेजा था दूसरे देश से व्यापार की खोज करने के लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे वास्को डी गामा यहाँ आया था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कई सारी कंपनियाँ यूरोपियन कंपनी आई थी। तो यदि जो पहली कंपनी बनी थी, शुरू में जो कंपनी बनी थी उनमें एक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आता है, जो 1600 ईस्वी में बनी थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1602 में ही बन गई थी। इसके अलावा और एग्जाम्पल है मल्टीनेशनल कंपनी के स्वीडिश अफ्रीका कंपनी फाउंडेड इन 1649, हडसन बे कंपनी फाउंडेड इन 1670। तो बहुत सारी कंपनियां शुरू में बनी थी और उसके बाद फिर ये शुरुआत थी। अब ग्लोबलाइजेशन के दौरान इनका स्वरूप भी बदल गया है और इनका साइज भी बदल गया है और अब इनके एक्टिविटी भी एक अलग तरीके की हो गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एमएनसी के? एक तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस प्रेजेंस होता है, इसका किसी एक देश से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस फैला होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे फ़ोन की एप्पल है, सैमसंग है, या फिर शूज़ में जो है रिबॉक आ जाती है या नाइक आ जाता है, नाइकी आ जाती है। हर ब्रांड में या गाड़ियों के ब्रांड में हुंडई है। तो ये सारी कंपनी जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन से, और ऐसे सैकड़ों दाना आज हम जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एमएनसी के माध्यम से हमारे पास आते हैं। टिपिकली लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बिजनेस कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस, क्योंकि अलग अलग देशों में बिजनेस करेंगे तो बिजनेस भी वहाँ की लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा या उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर एक बिल्कुल सामान्य मॉडल नहीं होता, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब क्रिएट होती हैं, ऊंची दर पर जो है मजदूरी या जो पेमेंट उनको तनख्वाह कह सकते हैं, सैलरी कह सकते हो, दी जाती हैं। हमेशा जो है क्योंकि ओपन कंपटीशन होता है, हमेशा अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते रहते, प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करने का प्रयास किया जाता है और मार्केट शेयर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जो कि ओपन मार्केट या ओपन कंपटीशन जो सिस्टम में होता है कि वही सामान बिकेगा जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी और जिसकी कॉस्ट कम होगी। पे टैक्सेज इन कंट्रीज इन विच दे ऑपरेट, तो वहीं पर उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है उस देश के नियमों के अनुसार। सम टाइम एक्यूज्ड ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन फॉरेन मार्केट, तो कई बार इन पर नेगेटिव ये भी आरोप लगते हैं कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में या वहाँ की प्रैक्टिस को डिस्टॉर्ट करने में, मार्केट को डिस्टॉर्ट करने में भी इन पर आरोप लगाए जाते हैं।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कंट्री ड्यू टू आउटसोर्सिंग जॉब्स। तो आउटसोर्सिंग जॉब्स का भी इन पर आरोप लगता है, या उनका भी आउटसोर्सिंग जॉब का मतलब होता है कि एक देश की एमएनसी जो है वो किसी दूसरे देश में से हायर कर लेती है एम्प्लॉइज़, जहाँ से उसको सस्ते मिलते हैं। जैसे कई बार ये जो कॉल सेंटर की बात है, जो कॉल सेंटर चलते हैं, कंपनी सुविधा देती है अपने कस्टमर को, तो अपने देश में कॉल सेंटर खोलेंगे तो उसको हाई वेजेस पर एम्प्लॉय मिलेंगे। लेकिन यदि किसी दूसरे देश में, किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर ऐसे ऑफ़र दिए जाते हैं, क्योंकि ये काम ऑनलाइन हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, तो उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। इससे कंपनी अपना खर्च घटा लेती है, लेकिन इससे उसके देश में जिसमें कंपनी है वहाँ की जॉब कम हो जाती है और वहाँ की जॉब ट्रांसफ़र होकर दूसरे देश में चली जाती है। तो इसको आउटसोर्सिंग जॉब्स का भी एक आरोप लगता रहता है। एडवांटेजेस जो है एमएनसी की, एक तो इसके फ़ायदे ये गिने जाते हैं कि इससे इंटरनेशनल प्रेजेंस कैन ओपन अप न्यू मार्केट एंड सेल्स अपॉर्चुनिटी, नई मार्केट खुलती है, नई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। कॉरपोरेट एस्टैब्लिश ऑपरेशन इन मार्केट्स वेयर देयर कैपिटल कैन बी यूज्ड मोस्ट एफिशिएंटली, इससे उसको सस्ती लेबर मिलने के बाद मिल जाती है, रॉ मटेरियल वहाँ का मिल जाता है अगर ज़रूरत होती है तो, और ये अपनी जो रिसोर्सेज, जो कैपिटल है उसका इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस ना एफिशिएंटली उनका यूज कर सकती है। बाय प्रोड्यूसिंग द सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट, मल्टीनेशनल कंपनी कैन रिड्यूस प्राइसेस, अगर उसी क्वालिटी की चीज़ को अच्छी कम कीमत पर करती हैं तो निश्चित रूप से वो कीमतें घटा सकती है, और जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों को सस्ती दर पर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ लोअर टैक्स रेट अवेलेबल इन कंट्रीज, और इन कंपनियों को जो है टैक्स रेट भी कम मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो निश्चित रूप से हमारे को फॉरेन रिजर्व भी खर्च करना पड़ता है और महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन वो चीज़ हमारे देश में आ जाए तो एक तो हमें उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इससे जो है जॉब भी क्रिएट होती हैं उस देश में। डायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इन फॉरेन कंट्रीज एंड जॉब ग्रोथ इन लोकल इकोनॉमी, इससे लोकल इकोनॉमी भी ग्रोथ करती है, क्योंकि एमएनसी आने के बाद जैसे एफडीआई बढ़ता है, और तो इसे कई देशों ने काफ़ी ग्रोथ किया, जिससे एक सिंगापुर का एक एग्जाम्पल है। चाइना ने भी एफडीआई के माध्यम से ग्रोथ किया, भारत ने भी 1991 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की है। तो एक ये माना जाता है इससे जॉब क्रिएशन होती है और लोकल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी माने जाते हैं। सबसे पहला तो डोमेस्टिक जॉब मूव ओवरसीज, दूसरे देश में जो मैं और आउटसोर्सिंग की बात की थी, उसके माध्यम से जॉब दूसरे एरिया में चली जाती है। कई बार ये मोनोपोली कर लेती हैं, मोनोपोली करके क्या करती हैं कि कंपटीशन को ख़त्म कर देती हैं। कंपनी को ख़त्म करने वाले यहाँ की अपने आप में, जैसे कि एक बड़ी कंपनी जैसे मैकडोनल्ड वगैरह जैसे वो जंक फूड की कंपनी, या और जो लोकल लेवल पर जो छोटी कंपनी होती है या छोटे दुकानदार होते हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। जैसे बड़ी कंपनी से रिलायंस ने रिटेल स्टोर भी खोल दिए, और जो लोकल दुकानदार है उनको नुकसान पहुंचता है। अमेजन है, अमेजन में प्रोडक्ट जो घर घर पहुंचाए जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी दुकानों की सेल्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो लोकल लोग हैं या लोकल दुकानदार हैं या लोकल बिजनेसेस हैं, उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि वो उसको compete करने की जो लोकल कंपनीज या लोकल जो है दुकानदार वगैरह होते हैं, वो बड़ी कंपनी को compete करने में सक्षम नहीं होते और न कर सकते उनको। देयर ऑपरेट्स में इंक्रीज लैंड डेवलपमेंट एंड डेप्लीशन ऑफ लोकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार ये भी आरोप लगता है कि वो लोकल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इन्फ्लुएंस ही ज़्यादा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। मल्टीनेशनल कंपनी में आल्सो कॉज द डाउनफॉल ऑफ स्मॉलर लोकल बिजनेस। ये हमने बताया कि लोकल बिजनेसेस को ये ख़त्म कर देते हैं, छोटे बिजनेसेस को। और कई बार ये आरोप लगता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को लालच देकर, पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेशन देकर अपने हित में फैसले करवा लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आल्सो ब्लेम्ड फॉर ब्रेकिंग एथिकल स्टैंडर्ड को छोड़ने का भी इन पर आरोप लगता है, क्योंकि इनका मुख्य फोकस जो होता है, मेन फोकस होता है वो मैक्सिमाइज
देयर प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। इसके लिए वो रिश्वत देकर या और पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर एथिकल स्टैंडर्ड को भी ब्रीच करते रहते हैं। दे आल्सो इन्वेड लॉ टू एडवांस देयर एजेंडा, अपने एजेंडे के लिए वो लॉ को भी तोड़ते और उनको करप्ट एक्टिविटी भी फॉलो करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो एमएनसी के प्रति एक तो अट्रैक्टिंग रही है। हमने पहले तो हमारा एमएनसी के प्रति कोई पॉजिटिव रुझान नहीं था, लेकिन 1991 के बाद जब हमने एलपीजी की जो पॉलिसी अपनाई उसके बाद हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है, जिससे यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो, यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो। तो एक तो अट्रैक्टिंग एफडीआई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कोशिश करें कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां पर उनको बिजनेस करना आसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, हम बाइलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट करते हैं दूसरे देशों के साथ, इंटरनेशनल फोरम पर हम बातचीत करते हैं ताकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। इसके लिए हम दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट भी करते हैं, उनके साथ हमने एसोसिएशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हुए हैं। हम बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट, एक फॉरेन पॉलिसी में ये भी कोशिश की जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, लेबर स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये चीज़ भी रहे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आए हम ये भी चाहते हैं, लेकिन हमारी नेशनल सॉवरेनिटी या नेशनल सिक्योरिटी किसी तरह से कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ऐसी फील्ड में जहाँ पर जैसे डिफेंस का क्षेत्र है वहाँ पर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को प्रोडक्शन करने की इजाज़त नहीं देते। तो इसी तरह से डाटा प्राइवेसी है, जो डाटा हमारा है उसको जहाँ पर डाटा प्राइवेट रखना होता है उसमें भी हम उनके साथ उनको अलाउ नहीं करते। लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर यह भी आरोप लगता है कि वो लेबर स्टैंडर्ड को तोड़ देती है, यानी कि कम मजदूरी पर काम करवाना, ज़्यादा घंटे तक काम करवाना या फिर बाल मजदूरी करवाना, क्योंकि उनका मेन काम अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है। तो लेबर स्टैंडर्ड मेंटेन रहें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी कोशिश की जाती है कि जो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, जिस टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्शन करती हैं और टेक्नोलॉजी बाद को भी उपलब्ध हो। तो हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को डील करते हुए तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी बैलेंस बना कर रखते हैं। जियो पॉलिटिकल कंसिड्रेशन, हम दूसरे देश के साथ, उन देशों के साथ भी हम एमएनसीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिनके साथ हमें जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हमारी होती है, जियो पॉलिटिकल रिलेशन जिनके साथ हमें डेवलप करने पड़ते हैं, जिन देशों की जियो पॉलिटिकल लोकेशन महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, तो हम उस देश की एमएनसी से भी हम डील करते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि उसके माध्यम से हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी पूरे हो सके। अब हमारा शिफ्टिंग है, जो है हम फोकस हो रहे हैं। हमें पहले हमारा जो एमएनसी थी वेस्टर्न एमएनसी यहाँ पर थी, अब इंगेज विद कंपनी फ्रॉम एशिया एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज़। अब उन देशों के एमएनसी भी हमारे देश में काम कर रही हैं जो पहले नहीं करती थी, जैसे एशिया की कंपनियाँ जो नई नई इकोनॉमी जैसे चाइना वगैरह है या फिर सिंगापुर डेवलप हुआ है या फिर जो है जापान डेवलप हुआ है। तो उन देशों की कंपनीज भी भारत में अब एमएनसीज आ रही है। हमारा फोकस उन पर भी बढ़ रहा है, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो एफडीआई यहाँ पर करें। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया इज फॉर्जिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सेलेक्ट एमएनसीज इन एरिया लाइक डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलाइनिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज। यानी कि हम उनके साथ सिर्फ प्रोडक्शन का ही उनको लिए अट्रैक्ट नहीं करें, बल्कि उनके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, यानी कि सामरिक भागीदारी, जिससे हम मिलकर प्रोडक्शन कर सकें या मिलकर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। तो उसके लिए जैसे डिफेंस के फील्ड में या एआई जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स, वाइल वेलकमिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
हम भले ही एफडीआई को अटेट करें, लेकिन हमारा साथ साथ ये भी फोकस है कि हम सेल्फ रिलायंस बने, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम चले गए जिन चीज़ों को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, कोशिश आज भी ये कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़े, भारत का मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप हों जो यहाँ से दूसरे देशों में सामान ज़्यादा बेचें। तो हम सेल्फ रिलायंस होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ जैसे ट्रेंड है। अब पॉलिटिकल एमएनसी जो है किस माध्यम से फॉरेन पॉलिसीज़ को, किसी भी देश की या भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ को, विदेश नीति को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो ये डायरेक्ट लॉबिंग करते हैं, पॉलिसी मेकर्स को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी बेनिफिट देयर बिजनेस। इसी तरह की पॉलिसी बनाने के लिए उनको दबाव डालते हैं या उनको कन्विंस करते हैं या उनको लालच देते हैं, किसी भी तरीके से करके ऐसी पॉलिसीज़ बनवाते हैं जो एमएनसी के फेवर में होती हैं। ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं दूसरे देशों के साथ, टैक्स रेगुलेशन या टैक्स सिस्टम ऐसा डेवलप करवाते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी करते हैं। एमएनसी कैन एग्जर्ट इन्फ्लुएंस थ्रू इंडस्ट्री एसोसिएशन, थिंक टैंक के माध्यम से, मीडिया कैंपेन के माध्यम से, यानी कि जैसे पीछे चर्चा भी आई थी कि कुछ दूसरे देशों की कंपनियां जो है हमारे थिंक टैंक को भी पैसा देती हैं, उनको भी फाइनेंस करती हैं ताकि आप हमारे फेवर में लिखो, हमारे फेवर में आर्टिकल्स लिखो, या मीडिया को कहते हैं हमारे ऐसी माहौल तैयार करो जिससे हमारा फेवर में बने वो माहौल। तो इस तरह इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी करती हैं, थिंक टैंक का इस्तेमाल लेकर या मीडिया का इस्तेमाल लेकर या इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से। वो पब्लिक ओपिनियन को भी अपने फेवर में करने की कोशिश करती हैं और पब्लिक एजेंडा को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। इकोनॉमिक लेवरेज, यानी कि उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट। एमएनसी आर मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया। और इस इकोनॉमिक लेवरेज की वजह से उनकी जो पॉलिसी डिस्कशन में उनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि उनके ये कहा जाता है कि इसकी वजह से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो इसलिए उनकी बात उस वजह से उनकी जो पॉलिसीज़ में उनकी बातों को महत्व दिया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज। एमएनसी कैन ब्रिंग वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी होती है उनके पास, एक्सपर्टाइज होते हैं जो इंडिया में लेकर आते हैं, जो कि देश के लिए विकास के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जिससे कि हमारे देशों पर या उन एमएनसीज पर किसी भी देश की डिपेंडेंस बढ़ जाती है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हम जिक्र कर चुके, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होती है क्योंकि नई जॉब क्रिएट होती हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट होता है। इनका हुई भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन, इससे जो है न्यू टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो है देश में आती है, जो कि देश की कंट्री की डेवलपमेंट या यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में मदद करती है, उनको कम्पिटिटिव बनाती है, उनको ज़्यादा योग्य बनाती है। इन्हांस ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, इससे हम ट्रेड फैसिलिटेट होता है, इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, से दूसरे देशों के बीच से हमारे ट्रेड रिलेशन भी डेवलप होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी डेवलप होते हैं एमएनसी के माध्यम से, डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत होते हैं। अब जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है को है, जैसे एक तो नेशनल इंटरेस्ट को, ये क्योंकि इनका मुख्य फ़ायदा अपना प्रॉफिट देखना होता है, उस हमारे देश के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वर्कर्स को भी अपने देश जैसी फैसिलिटी नहीं देते, कंज्यूमर्स के साथ भी धोखा कर लेते हैं क्योंकि उनको अपना फ़ायदा कमाना होता है। तो ये देश पर डिपेंड करता है, देश की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको रेगुलेट रखे या उनका ऑब्जर्वेशन कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन रखे और वायलेट होने पर उनको रोके, वहाँ पर वायलेट करने से। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, जैसे हमने कई बार जिक्र किया कि ये लॉबी करके या किसी और माध्यम से जो है अपने फेवर में फैसले करवा लेते हैं। ये डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनडायरेक्टली थिंक टैंक या मीडिया के माध्यम से पब्लिक ओपिनियन भी अपने फेवर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, MNC can promote their own culture and values and which could lead to erosion of Indian culture and identity। जैसे मैकडोनल्ड कल्चर बोला जाता है, वेस्टर्न कल्चर की वजह से हम अपनी कल्चर को, अपना खाना पीना
ओढ़ना पहनना उस तरह से हमने छोड़ दिया है, बल्कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। उनकी तरह हमने कपड़े पहनने, जीन्स पहनने शुरू कर दिए, या उनकी तरह हमने पिज़्ज़ा बर्गर खाने शुरू कर दिए, जो कि हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं थे। इस तरह हमारी एक ये भी कुछ लोग जो कल्चर रिलेटिविज़म जो एक अप्रोच है वो ये कहती है कि इससे जो है उनकी कल्चर को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इससे हमारी कल्चर को नुकसान पहुंचता है। तो एक ये नुकसान भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का लगता है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। तो अब हम जो आगे करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का हमने देख लिया, अब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रिलेशन है भारत के साथ, या भारत की विदेश नीति का और उन संगठनों का क्या संबंध है, ये हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।